हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का और वास्तव में परिचय करेंगे यहाँ कि केमिस्ट्री में क्या कंटेंट है, कैसे डेवलपमेंट हुआ और वास्तव में केमिस्ट्री क्या है और क्या इसकी हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता है। तो बहुत अच्छा एक कंटेंट है ये इंट्रोडक्शन का, क्योंकि आगे हमें सिलेबस तो बहुत कंप्लीट करने ही हैं, सारे यूनिट्स भी हैं जिन्हें स्टडी करना है। बट उससे पहले ये जो बेसिक क्लासेज आपके स्टार्ट हुए हैं, यहाँ हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं और जानते हैं कि साइंस में केमिस्ट्री का क्या रोल है और देन उसके कौन कौन से ब्रांचेज हैं जिनका हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, जब हम टर्म साइंस का डिस्कशन करते हैं देन किसी विषय वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान वास्तव में साइंस के स्टेप्स के अंतर्गत आता है। उस स्टेप्स को लेकर के हम साइंस को डिफाइन कर सकते हैं, देन इनके टाइप्स को। सो वी सेज दैट साइंस इज एन आर्ट वेयर वी कंप्लीट नॉलेज अबाउट एनी phenomenon or object with the help of their experiment and their observation, and finally we find out their results. Then this taxa is known as science. बच्चों, सपोज करें कि हम कहीं गए हैं और वहां जो भी चीजें हम देख पाते हैं, ऑब्जर्वेट कर पाते हैं, वो सभी हमारे लिए अननोन है। तो फर्स्ट ऑफ व्यू माइंड में हमारे क्वेश्चन क्रिएट होता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। एग्जाम्पल लें, सपोज दैट मार्कर पेन का, इसको हमने अगर नहीं देखा है पहले और फर्स्ट टाइम जब ऑब्जर्वेट करते हैं, देखते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है माइंड में और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। देन हम एज ए क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बस ये जानने की कोशिश करना प्रारंभ कर देते हैं कि इसका पता करते हैं कि ये क्या है और किस काम में इसका प्रयोग करते हैं और ये किससे बना है। कई प्रकार के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो ये हुआ स्टेप्स। अब जब हम इसको जानना स्टार्ट करेंगे तो फिजिकली बिहेवियर से, एक्सटर्नली कलर, इसकी स्टेट, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम जानेंगे। तो ये क्या है, ये हम एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी बेस्ड जानना स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस। ऑब्जर्वेट करेंगे, देन फाइनली हम कोई ना कोई रिजल्ट भी इसका ले आएंगे और जो कि थीसिस के रूप में होगा। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ। और इसी तरह से बच्चों, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे अपने सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस करते रहते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू होते हैं। जब हम साइंस स्टूडेंट हो रहे हैं यहां से, तो एक स्टेप्स ऑफ साइंस का माइंड मेकअप होना चाहिए ताकि हम वास्तव में इस विषय वस्तु को बहुत अच्छे से सीख सकें। तो इसलिए ये 3 टर्म्स माइंड मेकअप करने हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल हैं, ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं और देन रिजल्ट फाइंड आउट करके उसी की थीसिस देंगे। देन ये सारा कंटेंट या फिनोमिना आपका साइंस कहलाता है, जिसे मैंने कहा कि किसी विषय वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान। तो जब हम कहते हैं क्रमबद्ध, तो वही स्टेप्स ऑफ साइंस यूज होते हैं जिनके माध्यम से हम कोई रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। अब बच्चों, जब हम साइंस के इनिशियल क्लासिफिकेशन में चलते हैं, तो आज जो हमारा क्राइटेरिया है पढ़ने का, वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिनमें से आपका फिजिकल साइंस, देन केमिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। ये 3 सेक्शंस हैं जो साइंस टर्म में डिवाइड है, जिन्हें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी साइंस के रूप में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो डिस्कशन यहां लेने चल रहे हैं इंट्रोडक्शन के लिए, वो है आपका केमिस्ट्री का, यानी केमिकल साइंस का। तो आइए अब जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है और कैसे इसका इन्वेंशन हुआ और कहां से इसकी स्टार्ट हुई। तो आइए डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री।
और उससे पहले लेते हैं कि एग्जाम्पल। सपोज दैट बच्चों चॉक का एग्जाम्पल लें और उसका फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग CaCO3 बिकॉज इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यहां कौन से सब्सटेंस उपस्थित हैं चॉक में? तो हम कहते हैं यहां कैल्शियम की प्रेजेंस है, कार्बन की प्रेजेंस है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो ये क्या है? ये उस पदार्थ का या चॉक का अपना एक सर्टेन कंपोजिशन है, निश्चित संगठन है। बस यहीं से स्टार्ट लेते हैं केमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए। और वास्तव में केमिस्ट्री साइंस की ही एक ब्रांच है, इसलिए हम लैंग्वेज डिफाइन करते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, मीन्स संगठन, किससे वो सब्सटेंस बना है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंस रखते हैं, ये हुआ उसका कंपोजिशन। प्रॉपर्टीज, देन फिर अगर हम डिस्कस करें कि इसका क्या नेचर है, तो उसके फिजिकल और केमिकल दो सेक्टर हैं जिनमें से हम उसको डिवाइड करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को और उनका स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस ऑफ सब्सटेंस, और क्या क्या उस पदार्थ में फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स हैं जिनके कारण चेंजेस आ सकते हैं या परिवर्तन आ सकते हैं। जब इन सब सिम्टम्स का हम स्टडी करते हैं, इन गुणों का अध्ययन करते हैं, देन साइंस की इस ब्रांच को केमिस्ट्री कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक संगठन का, उनके गुणधर्मों का और वास्तव में उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, तो यह रसायन विज्ञान कहलाती है। बच्चों जब हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के ओरिजिन का, तो एक कोई सर्टेन टाइम पीरियड नहीं है, बट आज अगर मॉडर्न केमिस्ट्री को देखें तो रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट को मॉडर्न केमिस्ट्री की स्थापना के लिए जाना जाता है। जबकि स्टार्टिंग पीरियड में अगर जाएं, इजिप्ट केमिस्ट्रियंस में जाएं, देन लेवासिए साइंटिस्ट को द फादर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो ये एक आपका केमिस्ट्री से ओरिजिन बेस्ड कंटेंट था, जिसमें हम लोग जान पाए कि वास्तव में क्या है केमिस्ट्री। और अब चलते हैं कुछ इसका डिस्कशन करते हैं, प्राचीनतम काल में क्या थी केमिस्ट्री और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो बच्चों अगर एंशिएंट केमिस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट देखें तो नियर अबाउट 3000 ईयर्स बैक इसका डेवलपमेंट मानते हैं। और नियर अबाउट 600 BC इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ ऐसे ग्रीक फिलोसफर्स हुए जिनमें से एरिस्टोटल का नाम सबसे पहले आता है, और देन प्लेटो साइंटिस्ट। तो उस टाइम ड्यूरेशन में वाटर को मेन सबस्टेंस मानकर, मुख्य पदार्थ मान करके, जल को मुख्य पदार्थ मान करके डिस्कवरी स्टार्ट किए गए थे, और इसे वास्तव में केमिस्ट्री की डेवलपमेंट का ओरिजिन माना गया था। तो उस वाटर सबस्टेंस का स्टडी करते हुए साइंटिस्ट एरिस्टोटल या फिलोसोफर एरिस्टोटल एंड प्लेटो द्वारा 4 ऐसे टर्म्स लिए गए जो कि उनके बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, और वे थे अर्थ मीन्स पृथ्वी, एयर जो एरियोबिक रीजन का एटमॉस्फेयर था वो एयर में आता है, वायु, फायर मीन्स आग या अग्नि, और वाटर मीन्स जल। ये ऐसे 4 क्लाइमेटिक कंटेंट थे जिनको लेकर के रसायन विज्ञान ने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट किया, और फिर कुछ अन्य साइंटिस्ट आए जिन्होंने और भी बहुत सारे पदार्थों को लेकर के उनकी स्टडी स्टार्ट की। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुई इस वर्ल्ड की, जिसे हमने केमिस्ट्री नॉमिनेट किया है या आज हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री टर्म के रूप में, उसके बारे में जानेंगे कि वास्तव में क्यों इसे केमिस्ट्री नॉमिनेट किया और कहां से इसकी शुरुआत हुई।
बच्चों आपने इजिप्ट का नाम सुना है, जिसे मिस्र देश कहते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड टेक्सोनॉमी ऑफ केमिस्ट्री में जाएं तो इजिप्ट का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यहां प्रयोग की जाने वाली जो लैंग्वेज है उसका एक टेक्सा वर्ड है जिसे नॉमिनेट करते हैं कीमिया। बच्चों कीमिया वर्ड इजिप्ट लैंग्वेज का है, इजिप्टियन लैंग्वेज का है, और अगर इसको ट्रांसलेट करें अपने यहां इंडियन इंग्लिश में, देन इसे यहां कहते हैं ब्लैक, अर्थात काला। चलेंगे डिस्कस करेंगे और भी कि क्यों ये टर्म यूज किया गया। तो जो टेक्सा कीमिया वर्ड है बच्चों, वहां इजिप्ट में ब्लैक सॉइल के लिए यूज करते हैं, ब्लैक सॉइल, काले रंग की मिट्टी। और इसका ओरिजिन कहां था? तो इजिप्ट में नील नदी का जो मड पार्ट है उसके लिए सबसे पहले टर्म यूज किया गया था कीमिया। तो उस मड में कुछ ऐसे फैटी एसिड्स का एनालिसिस किया गया था जो वास्तव में वो केमिकल्स के रूप में प्रेजेंस रखते हैं, और आज उन्हीं फैटी एसिड्स का डिस्कशन हम लोग करते हैं सोपोनिफिकेशन के प्रोसेस में, मींस साबुन बनाने की प्रक्रिया में या साबुनीकरण की क्रिया में। और इस कीमिया टर्म के लिए जो स्टडी वर्ड है उसको लेकर के इसे नॉमिनेट किया गया केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री, कीमियागिरी कहते हैं इसे। और मिस्र के लोगों के द्वारा जो इस ब्लैकिश सॉइल का एनालिसिस किया गया था उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया था कीमियागिरी या केमिस्ट्री। और आज हम लोग इसको डिफाइन कर पाते हैं, डिफरेंट मोड पर साइंटिफिक डेफिनेशन के रूप में जान पाते हैं कि जब हम किसी सब्सटेंस का और बेसिकली किसी केमिकल का, उसका कंपोजिशन, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं, उसका फिजिकल कंटेंट कैसा है, उसके केमिकल बिहेवियर्स कैसे हैं, देन उसके यूजेस क्या क्या हैं, इनका जब सामूहिक रूप से स्टडी करते हैं तब हम उसे कहते हैं केमिस्ट्री। और बच्चों ये जो कीमियागिरी टेक्सा है यानी केमिस्ट्री टेक्सा है, वहां इजिप्ट आर्ट के लिए यानी मिस्र देश की कला के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड था। और इसके अंतर्गत क्या करते थे? तो जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, मेटल्स की जानकारी करना, यानी धातुओं का संपूर्ण नॉलेज करना आपके धातु कर्म से रिलेटेड था। तो मेटल्स का अगर स्टार्ट में चले तो बेसिकली गोल्ड है, सिल्वर है, ये कुछ ऐसे मेटल्स थे जिनका उपयोग किया गया था, और इनसे विभिन्न प्रकार के आभूषण यानी ज्वेलरी और आदि आदि उपयोग में आते हैं। देन फर्मेंटेशन, इट इज इन द बेस्ट केमिकल चेंजेस। अगर मॉडर्न टाइम में हम जाएं बच्चों तो फर्मेंटेशन का डेली लाइफ में बहुत उपयोग है, जैसे टबैको लीव्स का फर्मेंटेशन, टी लीव्स का फर्मेंटेशन यानी चाय की पत्तियों का किण्वन, डिफरेंट टाइप के फ्रूट जूस लें और उनको फर्मेंटेट कराएं विनेगर फॉर्मेशन के लिए, केन जूस का फर्मेंटेशन कराएं विनेगर फॉर्मेशन के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स का फर्मेंटेशन। तो किण्वन भी कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस के रूप में जाना जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। एंड देन डिस्टिलेशन, इट इज इन द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर केमिकल सब्सटेंस। यानी आज अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री की तरफ चलें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बच्चों फर्मेंटेशन है ही, जो सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने के लिए उपयोग करते हैं। ये अपने सिलेबस का भी कंटेंट है। यहां हम लोग 3 टाइप्स का डिस्टिलेशन जान पाएंगे, जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसे प्रभाजी आसवन कहते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन निर्वात आसवन कहते हैं, और स्टीम डिस्टिलेशन जिसे भाप आसवन कहते हैं। सो इट इज इन द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो बच्चों इजिप्ट में ये 3 ऐसे आर्ट्स थे जो मिस्र देश के लोग वहां उपयोग करते थे, और इन्हें
जिस रूप में वे स्टडी कर पाए उस टर्म के रूप में इसे नॉमिनेट किया गया था केमिस्ट्री। और आज हम लोग इसे मॉडर्न केमिस्ट्री में जान पाते हैं कि कैसे हम उन केमिकल्स का सुव्यवस्थित रूप से स्टडी करते हैं और कैसे उनके फिजिकल केमिकल बिहेवियर को, उनके यूजेस को समझ पाते हैं। और बच्चों उसके बाद आए हम लोग एंशिएंट पीरियड में, जो नियर अबाउट 350 एडी का टाइम ड्यूरेशन माना जाता है। यहां से केमिस्ट्री ने धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट किया। बिकॉज मैंने कहा अभी आपको कि जब स्टेप्स ऑफ साइंस में चलते हैं तो उसका कंटेंट है फाइनली रिजल्ट, और जब हम रिजल्ट के रूप में कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उसको शेयर करते हैं, उसको बताते हैं कहीं ना कहीं कि इसका वास्तव में जो एक्सपेरिमेंट था इसका ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। और वो रिजल्ट धीरे धीरे करके वन कंट्री टू अनदर कंट्री तक ट्रांसफर हुआ। और इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ कंट्रीज आए और आगे जिन्होंने केमिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहला आपका इंडिया, चाइना और यूनान। बच्चों ये 3 कंट्रीज थे जो इजिप्ट के साथ साथ धीरे धीरे करके केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के रूप में कंट्रीज के रूप में जाने लगे। उसमें आपका मैंने नॉमिनेशन किया इंडिया, चाइना और ऑलरेडी इजिप्ट तो था ही, और यूनान। ये कंट्रीज थे जिनमें धीरे धीरे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। और फिर आए और आगे टाइम ड्यूरेशन में। और बच्चों जब हम लेट्रो टाइम पीरियड ऑफ केमिस्ट्री में जाते हैं तो वास्तव में ये टाइम ड्यूरेशन 1500 एडी तक जाता है। वास्तव में इसे इजिप्टिशियन केमिस्ट्री डेवलपमेंट टाइम पीरियड के रूप में जानते हैं। और ये वो समय था जिसमें सबसे पहले केमिस्ट्री के इन कंटेंट को लेकर के एक बुक रिटन की गई थी। और उसमें से मेटलर्जी और उसमें से मेटल्स का जो कंपोजिशन था, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, फर्मेंटेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, ये सब चीजें उस बुक में सबसे पहले लिखी गई थी। और इजिप्ट कंट्री को ये श्रेय जाएगा कि उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में अपनी थीसिस को प्रिंट किया था। और बच्चों ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था बिकॉज यहाँ इन्वेंशंस किए जाने को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था केमिस्ट्रिशियंस के बीच में, जिन्हें 2 मोड्स में डिवाइड कर लें तो इनका स्टडी समझ पाएंगे। पहला सेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक तो जो लोग बीमार होते थे उस समय, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे हो, इसके लिए कैसे मेडिसिन बनाई जाएं, यानी दवाएं कैसे बनाई जाएं उन बीमारियों से उनको बचाने के लिए, वो एक्सपेरिमेंटल टाइम था ये। और दूसरा इमोर्टैलिटी, लोग मरना नहीं चाहते थे तो इमोर्टैलिटी के लिए एक्सपेरिमेंट हुए यहां पर, अमरत्व प्राप्त करने के लिए कि कौन सी ऐसी मेडिसिन बना ली जाए, कौन सी ऐसी दवा बना ली जाए जिसका उपयोग करके हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं और लॉन्ग लाइफ तक यहां पर इस पृथ्वी पर जीवन यापन कर सकें। तो ये एक सेक्टर था। और दूसरा जो ग्रुप लगा था वो था स्टोन्स पर डिस्कवरी चल रही थी, पत्थरों पर प्रयास किया जा रहा था कि ऐसा कोई स्टोन खोज लिया जाए जिसको रब करके जिंक और गोल्ड जैसे मेटल में ट्रांसफर कर सके। बिकॉज मैंने कहा उस समय जो मेटल्स थे मेटलर्जी में जिनका डेवलपमेंट किया गया था, देखा गया था, उसमें से गोल्ड और सिल्वर के रूप में ये डिस्कवरी हुई थी। तो गोल्ड इतना अवेलेबल नहीं था, तो ऐसा मानना था कि चूंकि ये स्टोन से ही कहीं ना कहीं कलरफाइड था या उस तरह से चेंजेस होकर के बनता है, ऐसा भूगर्भ से प्राप्त किए जाने पर प्राप्त हुआ। बिकॉज मिनरल्स फॉर्म में ही मेटल की प्रेजेंस है। और आज मॉडर्न मेटलर्जी में जाएं तो ओर की हेल्प से इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये मेटलर्जी में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो उस कम गोल्ड के कारण एक एक्सपेरिमेंट का ये दायरा बनाया गया कि कौन से ऐसे कोई स्टोन ढूंढे जाएं या मिल जाएं जिनको रब करके जिंक, जो कि उस समय जस्ता धातु के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला सबस्टेंस था, और गोल्ड के रूप में मॉडिफाई कर सके। बट बच्चों एक्सपेरिमेंट काफी किए गए लेकिन बहुत निराशा हुई। ये दोनों के दोनों ही एक्सपेरिमेंट असफल हुए और इस तरह का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ना तो वो स्टोन जनरेट हो पाया और ना ही इमॉर्टैलिटी के लिए कोई भी मेडिसिन खोजी गई। और बच्चों अगला जो टाइम ड्यूरेशन आया
वो 1650 एडी तक गया, और ये अपने आप में केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंजमेंट करने वाला टाइम ड्यूरेशन था, जहां केमिस्ट्री को साइंस की एक अलग ब्रांच के रूप में स्थापित किया गया, और ये करने वाले थे साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया वो मेडिकल केमिस्ट्री की ओर फोकस किया। क्योंकि मैंने कहा बैक टाइम में ये एक्सपेरिमेंट हो ही रहे थे कि कैसे मेडिसिन का डेवलपमेंट किया जाए और लोगों को बीमारियों से बचाया जाए, तो रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टाइम ड्यूरेशन में केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच के रूप में स्थापित किया, और यहां से एक नया दायरा प्रारंभ हुआ केमिस्ट्री के लिए, जो कि खोजों से संबंधित और सिद्धांतों के नए नए रूप से संबंधित था। और बच्चों, अगला जो टाइम ड्यूरेशन था वो विरोधाभासों से भरा हुआ था, और यहां ऐसा मानना था कि जब हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं, यानी किसी पदार्थ को जब हम जलाते हैं, तो वो फ्लोजिस्टन नामक सब्सटेंस का निर्माण करता है। इसमें से रिलेटेड जो थेसिस देने वाले साइंटिस्ट थे, उसमें से कैवेंडिश, सीले एंड टेस्टले मेन हैं, और हालांकि ये टाइम ड्यूरेशन मैंने कहा ही विवादित रहा, और इनके थेसिस को कैंसिल आउट किया गया, मान्य नहीं किया गया। और बच्चों, अभी आते हैं हम लोग लास्ट टाइम ड्यूरेशन में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ड्यूरेशन है, 1744 एडी से लेकर के टिल डेट तक, यानी आधुनिक समय को अगर ले लिया जाए, तो इसमें से लेवासिए साइंटिस्ट का सबसे मेन योगदान माना जाता है। और हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड, जिसे नॉमिनेट करते हैं लेवासिए एंड लैंडोल्ड एक्सपेरिमेंट के रूप में। वास्तव में बच्चों, मास कंजर्वेशन लॉ को देने वाले साइंटिस्ट हैं ये, और मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए फादर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में इनको जानते हैं हम लोग। और इनके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ, जिसे हम लोग द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। तो एक रिएक्शंस के माध्यम से हम लोग जब टॉपिक में होंगे, यूनिट कंटेंट में होंगे, वहां प्रूफ करेंगे कि ये लॉ किस प्रकार था और कैसे रिएक्शंस में फॉलोड होता है। वास्तव में बच्चों, ये वो टाइम ड्यूरेशन था जब केमिस्ट्री ने धीरे धीरे अपने कई सेक्टर्स डेवलप कर लिए थे, और यहाँ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और उन पर पड़ने वाले जो फिजिकल फैक्टर्स थे उनका इफेक्ट जानने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री, और चूंकि इनका रिलेशन है लिविंग बीइंग से, तो किस तरह से ये बायोलॉजिकल लिविंग बीइंग्स को प्रभावित करते हैं उनसे रिलेटेड है। इन सब का दायरा इस मॉडर्न केमिस्ट्री में सम्मिलित किया गया। और जब बच्चों हम रिलेशन पढ़ते हैं साइंस की इन 3 ब्रांचेज का, तो सबसे पहला भाग आपका अगर सीरियलाइज किया जाए और रिलेशन चेक किया जाए, तो कहीं ना कहीं लिविंग बीइंग्स। अगर हम अलाइव हैं तो ही बाकी की सभी फीलिंग्स को फील कर सकते हैं। बिकॉज जो टर्म्स हम लोग लेते हैं बायोलॉजी, वो टर्म कहता है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, और उस स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स में डिस्कस करें अगर फिजिकल फैक्टर्स का, क्लाइमेटिक चेंजेस का, तो अगर हम अलाइव हैं तो ही ऐसे चेंजेस को एज ए एक्सपेरिमेंटल, एज ए एक्सपीरियंस्ड हम शेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके। और बच्चों, एग्जाम्पल लें एक मेटेलिक पार्ट का, सबस्टेंस का। सपोज दैट ये कोई मेटल है, और जैसे ही हमने इसको अपने हैंड में टेक किया, लिया या टच किया, और पाया कि ये बहुत हॉट है, तो इसकी हॉट फीलिंग की वजह से हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर ये बहुत गर्म है तो हमें तेजी से इसे अपने हाथ से दूर करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट एक्शन। तो ऐसा क्यों कर पाए हम? क्योंकि हम अलाइव हैं। अगर हम लिविंग बीइंग्स नहीं होते तो इसकी हॉटनेस की फीलिंग हमारे हाथ में नहीं आती, और फिर रिजर्वायर्स के माध्यम से ब्रेन तक ऑर्डर भी नहीं जाते। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, यानी बायोलॉजिकल साइंस है, उनका रिलेशन है केमिकल और फिजिकल चेंजेस से। तो इस तरह से बच्चों, बायोलॉजी है तो केमिस्ट्री फॉलोड है, और केमिस्ट्री है तो फिजिक्स लागू होती है, क्योंकि फिजिकल कंटेंट हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। जैसे टेम्परेचर के इफेक्ट में लिविंग बीइंग्स इफेक्टेड हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट है, फिजिकल फैक्टर्स के रूप में जाना जाता है, यानी वातावरणीय दाब है जो प्रभावित करता है।
ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इन सबस्टेंस को प्रभावित करता है। तो ये सब आपके फिजिकल कंटेंट हैं। सनलाइट है मेन सोर्स के रूप में जानते हैं। केमिकल चेंजेस में जाएं तो इनिशियली अगर डाइजेस्टिव सिस्टम लें अपनी बॉडी का, जो कि लिविंग बींग्स के लिए सबसे मेन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएं जो कि उसका मेन है, तो ऐसे ये सभी सिस्टम कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस को प्रूव करते हैं। तो बच्चों, बायोलॉजी में केमिस्ट्री और में फिजिक्स, इट इज इन द गुड रिलेशन बिटवीन केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये केमिस्ट्री। मुझे आशा है कि आप लोगों ने आज का जो क्लास है बहुत इंटरेस्टफुल्ली हो करके समझा होगा, बिकॉज आज की जो जानकारियां थी ये बिल्कुल नई होंगी आपके लिए। और अब जब नेक्स्ट क्लास में होंगे हम लोग, तो वहाँ क्लासिफिकेशन भी समझ पाएंगे कि मॉडर्न केमिस्ट्री को फिर कितना डेवलप किया गया। आज कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ इन मॉडर्न केमिस्ट्रीज का हम लोग स्टडी करते हैं और फिर क्या ऑब्जेक्ट लेते हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग टॉपिक्स की ओर आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, कंटिन्यू बने रहिए, ज्वाइन करते रहिए क्लास और इम्प्रूव करते रहिए अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को।